आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वो है सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है कि एक सूची 1 और सूची 2 में सूची 1 में स्थान दिए गए हैं और सूची 2 में जो हैं वनों से संबंधित हैं, तो कौन सा स्थान जो है वो वन से सही सम्मिलित है। तो पहला है शिलांग पठार कि शिलांग पठार पश्चिमी घाट का ढाल, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा और पश्चिमी घाट का वृष्टिछाया प्रदेश। तो कौन सा किससे सुमेलित है। जो शिलांग पठार है वो जो है उष्णकटिबंधीय वन है, उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन है। और पश्चिमी घाट का पूर्वी ढाल जो है वो उष्णकटिबंधीय आर्द्र मानसूनी वन है। ठीक है। और गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा जो है वो एक प्रकार के ज्वारी वन है। और पश्चिमी घाट का वृष्ट छाया प्रदेश जो है वो कह सकते हैं कि उष्णकटिबंधीय शुष्क मानसूनी वन है। तो इस प्रकार जो सही आंसर जो है वो आपका सी ऑप्शन है। अगला प्रश्न है कि मानवीय धारणीय विकास लक्ष्य पहली बार प्रस्तावित किया गया। पृथ्वी सम्मेलन 1992 में, स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में, जोहान्सबर्ग सम्मेलन 2002 में या फिर रियो +20 सम्मेलन 2012 में। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन 2012 में, रियो +20 सम्मेलन 2012 में। अगर धारणीय विकास लक्ष्यों की बात की जाए तो इसे सबसे पहले जो है रियो +20 सम्मेलन 2012 में, ठीक है, ये जो रियो सम्मेलन हुआ था 2010 में, उसमें इसे प्रस्तावित किया गया था और यह सम्मेलन जो है 2012 में संपन्न हुआ था। मतलब कि ये सम्मेलन जो था रियो 20 सम्मेलन जो था ये 2010 में प्रस्तावित हुआ था और यह सम्मेलन हुआ था 2012 में। धारणीय विकास जो है वह विकास की ऐसी अवस्था है जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान रखा जाए। इसी को धारणीय विकास कहते हैं। इसलिए धारणीय विकास लक्ष्य बनाए गए हैं जिन्हें 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया था। ठीक है। धारणीय विकास वो होते हैं, विकास की वह अवस्था है जिसमें वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं का भी ध्यान रखा जाए और इसको पूरा करने का जो लक्ष्य है वो 2030 तक रखा गया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। पारिस्थितिकी तंत्र, एजी टांसले, 10% का नियम, ओडम, अनुक्रमण, क्लेमेंट और बायोडाइवर्सिटी, WC रॉजन। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, 10% का नियम जो है वो ओडम जो है यही सही सुमेलित नहीं है। अगर पारिस्थितिकी तंत्र की बात की जाए, पारिस्थितिकी तंत्र जो है इसके प्रतिपादक जो हैं 1935 में एजी टांसले ने इसकी कल्पना की थी। जैवमंडल परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा के रूप में होता है। ठीक है। और विभिन्न परितंत्रों में उत्पादकता का लगभग 10% भाग ही शाकाहारियों के द्वारा स्वीकार हो पाता है और इसीलिए इसे 10% का नियम कहते हैं। मतलब जैवमंडल परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होता है और विभिन्न परितंत्रों में उत्पादकों की सकल उत्पादकता का केवल 10% भाग ही शाकाहारियों के द्वारा स्वीकार हो पाता है, इसीलिए इसे 10% का नियम कहते हैं। और यह नियम जो है ओडम ने पारित नहीं किया था, ये पारित किया था लिंडेमैन ने। लिंडेमैन जो हैं इन्होंने इस नियम को प्रतिपादित किया था, इसलिए यह कथन जो है गलत है। और बात करें जैव विविधता की जो जन्मदाता हैं उन्होंने प्रयोग किया था रेमंड एफ डॉसमैन ने 1968 में इसका प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सही है कि IUCN प्रकृति संरक्षण एवं प्राकृतिक संसाधनों के सतत प्रयोग के क्षेत्र में कार्य करता है और दूसरा है यह संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग है। तो केवल एक सही है, केवल दो सही है, दोनों सही हैं या फिर दोनों गलत हैं। इसका सही जो आंसर है वो आपका है केवल एक।
क्योंकि IUCN जो है एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो प्रकृति के संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के सतत प्रयोग के क्षेत्र में कार्य करता है, इसलिए सही है। और IUCN ही एक पुस्तक जारी करता है, रेड डाटा बुक जारी करती है, और यह संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है, लेकिन इसे संयुक्त राष्ट्र सभा में पर्यवेक्षक का आधिकारिक दर्जा जरूर प्राप्त है। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक स्रोतों से वैश्विक मीथेन उत्सर्जन का सर्वाधिक भाग किस एक से उत्सर्जित होता है? समुद्र, आर्द्र भूमि, धान के खेत या फिर हाइड्रेट्स? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, आर्द्र भूमि, जिसे वेटलैंड कहते हैं। मीथेन का जो मीथेन है, मीथेन का जो सूत्र है वो CH4 है। CH4 या मीथेन एक हरित गृह गैस है जो कि एक वायु प्रदूषित होती है, और मीथेन को ही मार्स गैस भी कहते हैं। मीथेन को ही मार्स गैस भी कहते हैं, और इसका प्राकृतिक स्रोत जो है आर्द्र भूमि, समुद्र, धान के खेत, हाइड्रेट्स इसके प्राकृतिक स्रोत हैं। जबकि प्राकृतिक स्रोतों में सर्वाधिक मीथेन का 76% जो भाग है वो आर्द्र भूमियों से ही उत्सर्जित होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल मात्रक नहीं है? एम्पियर, जूल, केल्विन या फिर कैंडेला? जो इसका सही आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, जूल। क्योंकि किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए कुछ मानकों का प्रयोग किया जाता है जो अन्य मानकों से स्वतंत्र होते हैं, उन्हें मूल मात्रक कहते हैं। जैसे लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, विद्युत धारा का एम्पियर, ताप का केल्विन, ज्योति तीव्रता का कैंडेला तथा पदार्थ की मात्रा का मोल। जबकि जूल जो है वह ऊर्जा का मात्रक है, और यह मूल मात्रक नहीं है, यह व्युत्पन्न मात्रक है। अगला प्रश्न है, गुरुत्वीय त्वरण के संदर्भ में कौन सा सत्य है? कि इसका मान वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, इसका मान वस्तु के आकार पर निर्भर करता है, इसका मान वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, या फिर इनमें से कोई नहीं? जो इसका सही आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, कि इसका मान वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण उस बल के बराबर होता है जिस बल से पृथ्वी एकांक द्रव्यमान वाली वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है। यह वस्तु के रूप में आकार, द्रव्यमान इत्यादि पर निर्भर नहीं करता है, और गुरुत्वीय त्वरण को जो है वो जी से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक जो होता है वो होता है गुरुत्वीय त्वरण का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या फिर कहें न्यूटन अपॉन किग्रा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह कृत्रिम सोना को प्रदर्शित करता है? तो इसका जो सही जो आंसर है सी ऑप्शन, कॉपर और एल्युमिनियम जो है वो कृत्रिम सोना को प्रदर्शित करता है, और Cu कॉपर, जिंक और निकेल ये आपका जो है ये जर्मन सिल्वर को प्रदर्शित करता है। जर्मन सिल्वर ये बेल मेटल, और ये आपका मोनल मेटल को प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथन और कारण है कि पारा धातु को चांदी के पात्र में रखा जाता है और पारा लोहे के साथ अमलगम नहीं बनाता है। तो कोड के आधार पर चयनित करना है कि कौन सा सही है। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, ए गलत है परंतु आर सही है। पारा जो है
ए गलत है, मतलब और आर सही है, क्योंकि पारा चांदी जैसी सफ़ेद धातु है। इसका मुख्य अयस्क जो है वो सिनेबार है। इसका मुख्य जो है वो अयस्क जो है वो सिनेबार है। पारा को साधारण ताप पर भी द्रव अवस्था में विद्यमान रहता है और पारे को Hg से प्रदर्शित करते हैं और यह अन्य धातुओं के साथ मिलकर अमलगम नहीं बनाता है। ठीक है, और पारे को लोहे के पात्र में रखा जाता है क्योंकि पारे के साथ लोहा अमलगम नहीं बनाता है, इसलिए पहला कथन गलत है और दूसरा कथन जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, काली खांसी का रोग प्रसार प्रायः किसके द्वारा होता है? पानी के द्वारा, भोजन के द्वारा, हवा के द्वारा या फिर जानवर के द्वारा? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है इसका सही आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, हवा के द्वारा। काली खांसी जो है, जो काली खांसी है, यह हीमोफिलस पर्टुसिस नामक जीवाणु में होती है और इस रोग का प्रसार हवा के द्वारा होता है। इस रोग के बचने के लिए काली खांसी का टीका यानी DPT का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, पंचायतों के प्रशासनिक लेखा कार्य के लिए पंचायत मित्र योजना की शुरुआत कब से हुई? कि पंचायत मित्र की योजना कब से शुरू हुई उत्तर प्रदेश में? 2009 से, 2005 से, 2012 से या 2006 से? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, 2006 से। पंचायत मित्र योजना जो है वो फरवरी 2006 से उत्तर प्रदेश में प्रारंभ हुई, जिसका मुख्य कार्य था प्रशासनिक लेखा कार्य करना। अगला प्रश्न है, देश की बचत को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य के साथ सरकार द्वारा किसान विकास पत्र को दोबारा किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? पहला ऑप्शन है 2014 में, 2015 में, 2019 में या फिर 2016 में। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, 2014 में। इसका जो किसान विकास पत्र है इसकी शुरुआत जो है वो 1988 में हुई थी, लेकिन 2011 में श्यामला गोपीनाथ की सिफारिश पर, श्यामला गोपीनाथ कमेटी की सिफारिश पर 2011 में इसे बंद कर दिया गया और दोबारा इसे 2014 में पुनः प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न है, क्विक सिल्वर में सिल्वर की मात्रा कितनी होती है? 35%, 0%, 55% या फिर 95%? इसका सही जो आंसर है वो आपका है 0%। पारे को ही क्विक सिल्वर के नाम से जानते हैं। जो पारा होता है, पारे को ही क्विक सिल्वर कहते हैं, जिसमें सिल्वर की मात्रा जो होती है वो बिल्कुल 0 होती है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला है? बदायूं, बागपत, देवरिया या फिर कन्नौज? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बागपत। बागपत में जो है सबसे कम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या निवास करती है। अगला प्रश्न है, किसी राज्य की वह न्यूनतम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए जिसके नीचे 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन आवश्यक नहीं है? 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख या फिर 25 लाख? जिसका सही आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, 20 लाख। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा करने के लिए निम्न में से कौन सा आधार नहीं है? युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह या फिर आंतरिक अशांति? जो इसका सही आंसर है वो आपका है आंतरिक अशांति। मूल संविधान में अनुच्छेद 352 के तहत आप राष्ट्रीय आपातकाल तभी लगाया जा सकता है जब युद्ध, बाह्य आक्रमण या फिर आंतरिक अशांति के आधार बनाए गए थे, लेकिन
44वें संवैधानिक संशोधन 1978 के द्वारा आंतरिक अशांति को सशस्त्र विद्रोह के साथ रिप्लेस कर दिया गया। तो वर्तमान में केवल 1978 के बाद से राष्ट्रीय आपातकाल तभी लगाया जा सकता है जब युद्ध या बाह्य आक्रमण या फिर सशस्त्र विद्रोह के आधार पर ही राष्ट्रपति आपातकाल लगा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ये 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्यता का मामला उठे तो विधानसभा के मामले में विधानसभा अध्यक्ष फैसला करेगा और उसका फैसला अंतिम होगा, उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती। तो कौन सा आप कोर्ट के आधार पर चयनित करना है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, केवल एक। मतलब पहला ही सही है, क्योंकि अगर दल बदल के आधार पर, मतलब 10वीं अनुसूची जो है वो दल बदल से संबंधित है। दल बदल के आधार पर अगर किसी विधानसभा के सदस्य को अयोग्य घोषित किया गया है तो उस पर निर्णय जो है विधान परिषद में सभापति लेंगे और विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष लेंगे। ठीक है, इसका अंतिम फैसला जो या अंतिम फैसला नहीं हो सकता है और इसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। यह सर्वोच्च न्यायालय ने 1992 में व्यवस्था दी थी, इसलिए इसका पहला ऑप्शन सही है। और अगर केवल सदस्यों की अयोग्यता की बात की जाए तो उस पर निर्णय जो है वो राज्यपाल लेगा या फिर केंद्र में राष्ट्रपति लेता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के प्रति राज्य के उत्तरदायित्व का उल्लेख करता है? प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशकत्व या फिर मौलिक कर्तव्य। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो संविधान के भाग 4 में दिए गए हैं। 4 में 36 से लेकर 51 तक। 51वां अनुच्छेद जो है वो बताता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा राज्य का उत्तरदायित्व के उल्लेख करता है। अगला प्रश्न है, लोकसभा विघटन हो जाने के पर लोकसभा में लंबित सभी विधेयक पर प्रभाव क्या होता है? समाप्त हो जाते हैं, समाप्त नहीं हो जाते हैं, दोनों हों और या फिर इनमें से कोई नहीं। जो इसका सही जो आंसर है वो है ए ऑप्शन, कि वो विधेयक जो हैं, लंबित विधेयक जो सारे हैं वो समाप्त हो जाते हैं। ये व्यवस्था जो है वो अनुच्छेद 107 में दी गई है कि अनुच्छेद 107 के अनुसार लोकसभा का विघटन हो जाने पर लोकसभा में लंबित सभी विधेयक समाप्त हो जाते हैं, चाहे वह पेश किए गए हों या राज्यसभा के द्वारा भेजे गए हों। जबकि राज्यसभा में लंबित विधेयक जो हैं जिस लोकसभा ने पारित नहीं किया है उसे समाप्त नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित किस वर्ष राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का नाम परिवर्तित करके महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कर दिया गया? 2007 में, 2008 में, 2009 में या फिर 2010 में? इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, 2009 में। 2 फरवरी 2006 को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी की योजना की शुरुआत आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से की गई थी और 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कर दिया गया। इस योजना में कम से कम 1/3 महिला लाभार्थियों को रखा जाता है। अगला प्रश्न है, सौर ऊर्जा की स्थापना और पंप सेटों को सौर ऊर्जा से जोड़कर किसानों की डीजल पर निर्भरता समाप्त करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री कुसुम योजना का प्रारंभ किया गया। 2020 में, 2021 में, 2019 में या फिर 2022 में? इसका सही जो आंसर है वो आपका है 2019 में। अब सी ऑप्शन इसका जो है वो सही है। अगला आज का आखिरी प्रश्न है कि भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? 1947 में, 1952 में, 1955 में या फिर 1972 में? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी, 1952 में। 1952 में भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना की शुरुआत की गई। तो ये थे हमारे आज के प्रश्न।